बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, सबसे पहले आप लोगों को खुशामदीद कि आप सेकेंड ईयर में दाखिल हुए और सेकेंड ईयर का कोर्स आज हम शुरू कर रहे हैं। सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 12 जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से मंसूब है। अब व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? अब क्वेश्चन ये है, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक के मतलब हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं। जब हम इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास दो हिस्सों में डिवाइड होती हुई नजर आती है। एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम वो तमाम फिनोमिना और वो तमाम प्रोसेस जो इसमें चार्ज रेस्ट में होता है उनकी हम स्टडी करते हैं। इस तरीके से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक को यूं डिफाइन करते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच स्टडी अबाउट द चार्ज एट रेस्ट। नेक्स्ट जो हमारे पास इसी का दूसरा हिस्सा जो आता है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हम चैप्टर नंबर 13 नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इसको इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी कहते हैं। इसमें हम चार्ज इन मोशन स्टडी करते हैं। राइट भी कर दिया मैंने, चार्ज इन मोशन हम स्टडी करते हैं। अगर चार्ज मूव कर रहा है तो फिर हमारी जो स्टडी होगी वो करंट इलेक्ट्रिसिटी करेगी। अब क्वेश्चन ये पैदा हुआ कि व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या है? चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, फंडामेंटल कंजर्व प्रॉपर्टी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कहते हैं, क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल जिनसे मिलकर एटम बनता है वो चार्ज पार्टिकल होते हैं और उनके अंदर ये बुनियादी खासियत है जो नेचुरली बिल्ड होती है उन पार्टिकल्स में। इस प्रॉपर्टी को हम चार्ज कहते हैं। इसलिए फंडामेंटल कंजर्व प्रॉपर्टी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हैं? जैसे हम आमतौर पर देखते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर मूव करता है, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर मूव करता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। तो दोनों के ऊपर जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये दोनों जो चार्जेस हैं जब न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन में जो मूव करता है और न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है, इन दोनों की वजह से एटम के ऊपर जो नेट चार्ज है वो जीरो होता है। एटम खुद एक न्यूट्रल पार्टिकल है। इसी तरीके से हम जब टाइप्स ऑफ चार्ज की बात करते हैं तो हमने अभी जिस तरह जिक्र किया कि हमारे पास दो किस्म के चार्ज होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है हमारे पास नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज जिसकी एग्जांपल मैंने दी हुई है प्रोटॉन, और नेगेटिव चार्ज जिसकी हम फेमिलियर एग्जांपल रखते हैं इलेक्ट्रॉन। ये चार्जेस जो है आपस में एक दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाते हैं। जब ये चार्जेस आपस में एक दूसरे के करीब होते हैं, अगर लाइक चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस पॉजिटिव चार्ज है तो उसको वो रिपेल करता है। अगर अनलाइक चार्जेस, अनलाइक से मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरीके से ये जो फोर्स है, इस फोर्स को कूलम्स ने इन्वेस्टिगेट किया, क्वांटिटेटिवली उसने इसको एक्सप्लेन किया, उस बाकायदा एक रिलेशन बिल्ड किया, एक फार्मूला बनाया। उस फार्मूले को उसने जनरलाइज किया जो बाद में कूलम्स लॉ के नाम से मशहूर हुआ। अब हम कूलम्स लॉ की तरफ चलते हैं। कूलम्स लॉ, कूलम्स ने 1874 में दो चार्जेस के दरमियान पाए जाने वाली रिपल्सिव और अट्रैक्शन यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन दी। कूलम्स खुद फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर था जिसने इस क्वांटिटेटिव फोर्स को जब एक्सप्लेन किया और फिर इसको बाद में कूलम्स लॉ के नाम से पहचाना गया। कूलम्स लॉ, द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मैथमेटिकली इट इज रिटन एज F proportionality Q1 and Q2, product of magnitude of their charges. F proportionality के अलावा 1 over r square, inversely proportional to the square of distance between them, between these charges Q1 and Q2.
like charges are repelling each other, the force of repulsion is shown, and unlike charges are attracting each other, the force of their attraction will be shown. These forces have the magnitude F is equal to K proportionality constant Q1 Q2 over R square. This proportionality constant is known as Coulomb's constant. Its value is equal to 1 over 4 pi epsilon naught 9 into 10 की power 9 Newton meter square per Coulomb square. That is the value of Coulomb constant. Where the epsilon naught is permittivity of free space. Permittivity of free space. Its value is, it is also a constant quantity. Its value is 8.85 10 की power minus 12 Coulomb square per Newton meter square. We see that, जैसा हम देख रहे हैं कि Coulomb force of attraction और Coulomb force of repulsion, ये दोनों जो फोर्सेस हैं हमारे पास, जिनकी मैग्नीट्यूड सेम है और इनकी डायरेक्शन उलट है. देखें, इधर फोर्स ऑफ रिपल्शन देख रहा हूं, ये Q1 चार्ज लगा रहा है, Q1 लगा रहा है Q2 पर, ये फोर्स हमारे पास फोर्स ऑफ रिपल्शन है. इस तरह ये Q2 इधर जो फोर्स लगा रहा है, Q2 फोर्स लगा रहा है Q1 पर, ये फोर्स ऑफ रिपल्शन है. इस तरीके से जब लाइक चार्जेस आते हैं तो हमारे पास 1 फोर्स लगा रहा है 2 पर, यानी Q1 फोर्स लगा रहा है Q2 पर, दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. 2 फोर्स लगा रहा है 1 पर, इस पर, ये 2 इस पर फोर्स लगा रहा है, इसको यूं लिखते हैं, 2 फोर्स लगा रहा है 1 पर, दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. मैग्नीट्यूड ऑफ दीज फोर्सेस विल बी इक्वल टू दिस Q. Magnitude of these forces will be equal to F is equal to K Q1 Q2 over R square. इन दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड बराबर है और डायरेक्शन ऑपोजिट है. दिस डायरेक्शन वाज एक्सप्लेन्ड बाय कूलम्ब. कूलम्ब ने इस डायरेक्शन को एक्सप्लेन किया और कहा कि ये रिपल्सिव की फोर्स जब होती है, जब फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है, तो फिर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है. इस तरह जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ये इसको अपनी जानिब खींच रहा है, ये इसको अपनी जानिब खींच रहा है, तो ये भी एक दूसरे के ऑपोजिट होती है. तो इसलिए इनकी डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होती है. अगर हम इन फोर्सेस को डायरेक्शन के लिहाज से लिखें तो हमारे पास ये रिलेशन बनता है, दैट इज द मैग्नीट्यूड, और यूनिट वेक्टर से हम डायरेक्शन को जाहिर करते हैं. इधर भी हमने दूसरी फोर्स को देखा जो 1 ने 2 पर लगाई, उसकी ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन है. अब हम इन दोनों वैल्यूज को अगर यहाँ पुट करें तो क्लियर होती है ये बात कि यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन को शो कर रहा है, ये नेगेटिव साइन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये गोज टू द यूनिट वेक्टर के साथ चला जाता है. ये सारी चीजें हम देख रहे हैं. हमने यहाँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की हैं, कूलम्ब फोर्स, उसकी मैग्नीट्यूड. अब हम इस कूलम्ब फोर्स के अंदर जो एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर देख रहे हैं वो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का. परमिटिविटी फ्री स्पेस यानी दो चार्जेस के दरमियान जो मीडियम है वो फ्री स्पेस है, ये उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है. चार्जेस के साथ साथ ये जो फोर्स है उसके ऊपर भी डिपेंड कर रही है. अगर ये फ्री स्पेस ना हो, यहाँ पर कोई हम मीडियम रख दें, कोई इंसुलेटर रख दें, इंसुलेटर जिसे हम डायरेक्टर कहते हैं, तो फिर ये फोर्स हमारे पास चेंज होती है, हमारे पास ये फोर्स डिक्रीज कर जाती है. अब ये फोर्स कितनी डिक्रीज करेगी? अब हम इस बात को अगर इस तरीके से देखें कि F इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, दैट इज द रिलेटिव परमिटिविटी. ये वो परमिटिविटी है, ये वो फैक्टर है जितनी मिकदार में मीडियम प्लेस करने से यानी इंसुलेटर रखने से कोई फोर्स आपके पास डिक्रीज करती है. जो कूलम्ब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये डिक्रीज करती है. अब हमारे पास आया Q1 Q2 आपके पास डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. ये जो हमारे पास है रिलेशन, ये सारे का सारा ओल्ड रिलेशन है. अगर हम फोर्स देखें, ये एक हमारे पास न्यू फोर्स आ रही है, इसको हम F प्राइम का नाम दे रहे हैं. अब F प्राइम जो न्यू फोर्स आ रही है, जो दो चार्जेस के दरमियान मीडियम रखने से यानी डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखने से या इंसुलेटर प्लेस करने से हमारे पास ये फोर्स सामने आई. ये फोर्स पहले से कम हो गई. ये सारा रिलेशन अगर आप देखें तो ये पहले वाली फोर्स है F
और कितना फैक्टर डिक्रीज कर गई, एप्सिलॉन आर। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी मीडियम के अंदर अगर हम डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर प्लेस करते हैं दो चार्जेस के दरमियान, तो फिर हमारे पास जो फोर्स है, कूलम्ब फोर्स, वो डिक्रीज कर जाती है। कूलम्ब फोर्स कम हो जाती है। कितनी कम हो जाती है? जितनी उसकी रिलेटिव परमिटिविटी। ये जो हमने देखा कि फैक्टर हमारे पास डिक्रीज कर गया, ये फोर्स हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक की फोर्स थी कम हो गई, जिससे हमारे पास जो पहले से मौजूद कूलम्ब फोर्स थी वो डिक्रीज कर गई। जब दोनों चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम यानी कोई इंसुलेटर नहीं है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है, तो फिर हमारे पास फोर्स कितनी है? हमारे पास के कूलम्ब कांस्टेंट हमारे पास आया कि 1q2 ओवर r स्क्वायर। तो ये फोर्स हमारे पास कम हो जाएगी। कितना फैक्टर कम हो जाएगी? एप्सिलॉन आर। जब कोई भी मीडियम प्लेस करेंगे यानी इंसुलेटर रखेंगे तो चार्जेस के दरमियान, तो हमारे पास ये फोर्स डिक्रीज कर जाएगी। आप अपने टेक्स्ट बुक के अंदर बना हुआ रिलेटिव परमिटिविटी का टेबल भी देख सकते हैं। उसमें आपके पास तमाम मटेरियल्स की रिलेटिव परमिटिविटी दिखाई गई है, इंसुलेटर्स की, इंसुलेटिंग मटेरियल की। वो आप उसको अच्छे तरीके से रीड आउट कीजिएगा, जिसमें हाईएस्ट आपके पास रिलेटिव परमिटिविटी डिस्टिल्ड वाटर है जो 78.5 है। अच्छा तरीके से इसको नोट कीजिएगा। ये चीज़ें ऑब्जेक्शन में बार बार आती हैं। इसी तरीके से हमारे पास अगर एयर हो तो एयर में हमारे पास एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है, एप्सिलॉन आर यानी रिलेटिव परमिटिविटी की 1.0006 आती है। ये वैल्यू अगर हम देखते हैं तो इसका मतलब क्या है कि एयर का इफेक्ट है, बट इट इज इक्वल टू, नियरली इक्वल टू आपके पास दिस इफेक्ट विल बी मिनिमम नियरली इक्वल टू 0 है, जस्ट लाइक फ्री स्पेस है, वैक्यूम है। वैक्यूम में रिलेटिव परमिटिविटी हमारे पास 1 होती है। तो ये आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हमने एक मेन पॉइंट जो हमने डिस्कस किया कि वो कूलम्ब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किन पैरामीटर्स पर इंसार कर रही है। वो हमारे पास चार्जेस के साथ साथ मीडियम यानी दोनों चार्जेस के दरमियान जो मीडियम है उसके ऊपर भी इंसार कर रही है। इस डेफिनेशन के अंदर जो हमने कूलम्ब लॉ को स्टडी किया था उसमें एक डेफिनेशन आई थी पॉइंट चार्ज की। मैं उसकी जरा वजाहत कर देता हूँ आपको कि पॉइंट चार्ज क्या होता है। कोई भी चार्ज बॉडी है या चार्ज पार्टिकल है, the separation between two charges is larger as compared to their size। अगर उन दोनों चार्जेस के दरमियान जो सेपरेशन है वो ज्यादा है और उनके साइज के मुकाबले में, तो फिर वो दोनों चार्ज बॉडीज हो, चार्ज पार्टिकल हो, वो पॉइंट चार्ज कंसिडर किए जाते हैं। इस तरह हम पॉइंट चार्ज का कंसेप्ट क्लियर करते हैं, यानी दो चार्ज बॉडीज के दरमियान अगर फासला ज्यादा है एज कम्पेयर टू देयर साइज, उनके साइज के मुकाबले में, तो वो बॉडीज क्या कराएंगे? पॉइंट चार्ज कराएंगे। आज का लेक्चर खत्म हुआ। आपने अच्छे तरीके से याद करना है, नोट करनी है तमाम डेफिनेशन और तमाम चीज़ें। अल्लाह हाफिज़।